हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिनी कोचिंग में। आज हम करने वाले हैं क्लास 12th का मिड टर्म प्रैक्टिस पेपर। हमारा जो आज सब्जेक्ट है वो है फिजिकल एजुकेशन। हमने फिजिकल एजुकेशन का जो आपका मिड टर्म प्रैक्टिस पेपर है इसको दो पार्ट्स में करना है। इसका पार्ट 1 हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। आज हम करेंगे इसका पार्ट 2। अगर अभी तक आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा तो प्लीज़ जाके आप उसको चेकआउट करें। आपका जितने भी मिड टर्म एग्जामिनेशन है वो सभी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 20 तक इसको अटैम्प्ट कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 21 से आगे करेंगे। अभी आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे सबसे पहले क्वेश्चन ये पूछता है, सीढ़ी नुमा विधि का उपयोग करके 8 टीमों का एक फिक्चर बनाए। सीढ़ी नुमा विधि का उपयोग करके आपको 8 टीमों का फिक्चर बनाना है। तो 8 टीमों का अगर फिक्चर बनाने के लिए कहा जाता है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जितनी भी टीमें बोली जाती है उससे एक कॉलम कम लेते हैं सीढ़ी नुमा के लिए। अब सीढ़ी नुमा होता क्या है, सबसे पहले आपको इसको ये लिखना है, क्योंकि आपका 3 मार्क्स का है तो 1 मार्क पे आप लिख देना ये होता क्या है, और 2 मार्क आपका इसका उपयोग करने के लिए आ जाएंगे। स्टेयर केस विधि भी बोलते हैं। इसमें पिक्चर सीढ़ी की तरह बनाए जाते। इस विधि में कोई बाई नहीं दी जाती। इस विधि में किसी भी तरह की कोई भी बाई नहीं दी जाती तथा टीमों की सम व विषम संख्या भी इस पर कोई प्रभावित नहीं करती, इसलिए सबसे आसान और सबसे सरल विधि है। इसको बनाने के लिए आपको क्या करना है, इसको बनाने के लिए जैसे 8 टीमें तो आपको 7 कॉलम बनाने हैं। जैसे मैं आपको बना के दिखा रही हूँ, 7 कॉलम बनाने हैं आपको। सीढ़ी केस, ये बच्चों ध्यान रखना सीढ़ी नुमा विधि के लिए ही उपयोगी है बस। 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम बना लिए। अब ऊपर से आप 2 कर देंगे, फिर नीचे वाली लाइन में आप 3 कॉलम बना देंगे, फिर आप इसको 4 कॉलम बनाएंगे। यहाँ पर ये हो गए 4। अब आप 5 कॉलम बनाएंगे, एक लाइन आगे बढ़ा देंगे। ये हो गए आपके 5 कॉलम। इसके बाद अब यहाँ पर 6 और ये अब ये 7 कॉलम। यहाँ पर इसको हमें 6 करना है और यहाँ पर हमें इसको 7 करना है। ये हो चुके आपके 7 कॉलम। तो ये दोनों होने चाहिए, मतलब दोनों मिलान करते हुए कॉलम होते हैं। 7 इस तरफ से भी होने चाहिए ये, और 7 ये इस तरफ से भी, यानी कि ऊर्ध्वाधर भी और क्षैतिज भी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 1 2, यहाँ पर 1 1 लिखते जाएंगे। ये 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 तो नहीं, हाँ तो ये 1 लिख दिया। अब ये 1 वाला पहले 2 के साथ मैच करेगा, फिर 3 के साथ, 4 के साथ, 5, यहाँ पर आ जाएगा 6, फिर ये 7 और ये 8। उसके बाद आपका जो ये 2 2 लिखेंगे हमें, 2 2 2 2 2। फिर 2 वाला 3 के साथ मैच करेगा, 4 के साथ, 5 के साथ, फिर 6 के साथ मैच करेगा, 7 के साथ करेगा और ये 8 के साथ। हम 3 3 लिख देंगे, 3 3 3 3। ये करेगा 4 के साथ, 5 के साथ, 6 के साथ, 7 के साथ और 8 के साथ। अब 4 4 लिख देंगे। हर एक कॉलम में आपको 4 4 लिखने हैं। 4 वाला मैच करेगा 5 के साथ, 6 के साथ, 7 के साथ और 8 के साथ। अब 5 5 लिख देंगे, या 5 5। 5 वाला करेगा 6 के साथ, 7 के साथ और 8 के साथ। अब हम यहाँ 7 7 लिख देंगे। 7 वाला करेगा बच्चों, 7 वाला करेगा, हाँ इधर 7 है ना, यहाँ आएगा 7, सॉरी 6 आएगा यहाँ। 5 के बाद ये 5 है ना, 6 वाला करेगा 7 के साथ, 7 वाला करेगा 8 के साथ, फिर आपका बचता है 7 और 7 करेगा 8 के साथ। इस तरह ये आपका सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर बन जाएगा। चिंता मत करिए बच्चों, मैं इसके आंसर्स आपको वीडियो के लास्ट में प्रोवाइड करा दूंगी। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर, इसका अथवा वाला क्वेश्चन है। आपको या तो वो करना है या फिर आपको ये करना है। इसमें आपसे पूछा गया, यदि आपके पास बड़ी संख्या में टीमें हैं तो आप किस प्रकार के टूर्नामेंट प्रारूप का उपयोग करेंगे। इस प्रकार के टूर्नामेंट कि कोई 2 अन्य लाभ भी बताए। तो सबसे पहले आप बताना कि आप किस प्रकार का टूर्नामेंट, वो 1 मार्क का, और उसके लाभ बताने के आपके 2 मार्क है। तो आप कोई भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर लिख रही हूँ कि हम लीग टूर्नामेंट का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, लीग। अगर मेरे पास बड़ी संख्या में टीमें हैं तो मैं लीग टूर्नामेंट का प्रयोग करूँगी फीचर बनाने के लिए। फिर बताने कि इसके फ़ायदे क्या है। अब इसका ये फ़ायदा जो है, अब जो लीग टूर्नामेंट भी होती है ना, वो बच्चों 2 तरह की होती है। एक होती है आपकी
सिंगल लीग टूर्नामेंट और दूसरी होती है आपकी डबल लीग टूर्नामेंट। आप इसको लिख देना, एक होती है सिंगल लीग टूर्नामेंट और दूसरी होती है डबल लीग टूर्नामेंट। अब इस प्रकार के टूर्नामेंट के कोई दो लाभ बताने। इसका जो पहला लाभ ये है, टूर्नामेंट के फॉर्मेट के कारण अच्छी व योग्य टीमें ही फाइनल में विजयी होती है। इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि अगर हम इसका यूज़ करते तो अच्छी और योग्य टीमें, यानी कि जो टीम अच्छी होगी और योग्य होगी वही टीम कहाँ पर पहुंचेगी, फाइनल में पहुंचेगी। इसका दूसरा लाभ ये है कि हर टीम को अपनी कुशलता, अपनी क्षमता और अपनी योग्यता दिखाने का पूरा मौका मिलता है। तो आपका पहला जो आपको लिखना है, इसका पहला लाभ है अच्छी व योग्य टीम ही फाइनल में पहुंचेगी। इसका दूसरा लाभ ये है कि हर एक टीम को पूरा अवसर मिलता है अपनी योग्यता दिखाने का, अपनी कुशलता दिखाने का और अपनी क्षमता दिखाने का। तो इसके दूसरे लाभ है। आई होप आपको ये समझ में आए। इसके बाद है ईटिंग डिसऑर्डर के बारे में विस्तार से बताइए कि ईटिंग डिसऑर्डर क्या होता है बच्चों। ईटिंग डिसऑर्डर का मतलब है कि खाने से संबंधित रोग है ईटिंग डिसऑर्डर। तो आपको ये बताना है कि ईटिंग डिसऑर्डर होता क्या है। सबसे पहले हम बताते हैं, ये जो इसको हम हिंदी में भोजन संबंधी विकार भी कहते हैं। जब बच्चा क्या करता है, सामान्य से अत्यधिक मात्रा में भोजन कर लेता है या सामान्य से बहुत कम मात्रा में भोजन करता है, इस तरह को हम कहते हैं ईटिंग संबंधी डिसऑर्डर। यानी कहने का मतलब यह है कि जब कोई भी व्यक्ति या कोई भी छात्र या कोई भी व्यक्ति, जितनी उसके शरीर को पोषक तत्वों की ज़रूरत है, अगर वो उससे ज़्यादा कर ले तो वो क्या कर रहा है, अत्यधिक भोजन का सेवन कर रहा है, अत्यधिक पोषक तत्वों को ले रहा है। ये भी एक ईटिंग डिसऑर्डर। एक क्या होता है, जब हमें जितने ही पोषक तत्वों की ज़रूरत है हम उससे कम ले रहे हैं, तो ये भी एक प्रकार का ईटिंग डिसऑर्डर है। इसमें पोषक तत्वों के शरीर में कमी हो जाती है। आजकल के किशोर अवस्था में ईटिंग डिसऑर्डर बहुत ज़्यादा मात्रा में देखा जाता है, यानी कि बहुत पाया जाता है। बच्चे अपने आप को पतला दिखाने के लिए, फिट दिखाने के लिए खाने को कम खाते। खाने को कम खाने के कारण क्या होता है, उनके अंदर, शरीर के अंदर पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। अब ईटिंग डिसऑर्डर मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका एनोरेक्सिया नर्वोसा। पहला होता है, मैं लिख के दिखाती हूँ आपको, एनेरोक्सिया नर्वोसा। आप लिखते जाइए। अगर आप साथ के साथ कॉपी पेन लेके बैठेंगे तो आपके नोट्स बनते जाएंगे। तो सबसे पहला ईटिंग डिसऑर्डर है वो एनोरेक्सिया नर्वोसा है, जिसमें क्या करता है कि इसमें पीड़ित जितना खाना उसके शरीर को पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है उससे बहुत कम मात्रा में पोषक तत्वों को वो ग्रहण करता है। यानी कि उसका उद्देश्य ये होता है कि वो भोजन को कम मात्रा में ग्रहण करे, और ये आजकल के किशोर अवस्था के बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इसके बाद आपका दूसरा है ब्लूमिया। यहाँ मैं लिख के दिखा रही हूँ आपको, ब्लूमिया में क्या होता है, ब्लूमिया बिल्कुल इसके अपोजिट है। ये इस प्रकार का रोग है, इसमें पीड़ित उसको ऐसा महसूस होता है कि उसको हर समय भूख लगती है और वो अत्यधिक पोषक तत्वों का सेवन कर देता है, जिससे वो मोटापे का शिकार हो जाता है, हाइपरटेंशन का शिकार हो जाता है। यानी कि एनोरेक्सिया में वो बहुत कम सेवन करता है और ब्लूमिया में वो बहुत कम ज़्यादा सेवन करता है। एनोरेक्सिया में वो अपनी भूख को दबाता है, भूख को बोलते हैं क्षुधा, और ब्लूमिया में उसको हमेशा ऐसा एहसास होता है जैसे उसको हर वक्त भूख लग रही है। ये थे आपके ईटिंग डिसऑर्डर। किन्हीं 3 विटामिनों के नाम लिखिए तथा जीवन में उनकी भूमिका को लिखिए। आपको बताने कोई भी 3 विटामिन जो आपको पसंद है उसके बारे में बताएंगे, और हमारे जीवन में उसकी भूमिका क्या है वो बताएंगे। सबसे पहले आप ये बताएंगे कि विटामिन होते क्या है। विटामिन शरीर के लिए आवश्यक व आधारभूत पोषक तत्व है। विटामिन हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है और आधारभूत यानी कि बेस है। हमारे शरीर की क्षमता, सहनशीलता और स्फूर्ति को बढ़ाने में मदद करते हैं। अब आप कोई भी विटामिन बता दो। मैं सबसे पहले विटामिन ए बता रही हूँ। विटामिन ए की कमी से हमारे शरीर में बेरी रोग हो जाता है। विटामिन जो ए है वो हमारी आंखों को स्वस्थ बनाए रखने, हमारी त्वचा को स्वस्थ बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है। इसके बाद है आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विटामिन ए प्राप्त किससे होता है। तो आप विटामिन ए प्राप्त होने के लिए लिख सकते हैं कि ये आपको गाजर से मिलता है, पपीते से मिलता है, मटर से मिलता है, विटामिन ए इससे मिलता है। उसके बाद है आपका विटामिन सी। आपको जो पसंद है आप वो लिख देना। मैंने पहले विटामिन ए लिया, मैं ले रही विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से हमारे शरीर में स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। विटामिन सी हमारे दांत, हमारी अस्थि, हमारी जो ब्लड वैसा क्या बोलते हैं उसको, रक्त वाहिनियाँ, उन सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। विटामिन सी की कमी से हमारे शरीर में स्कर्वी नामक, याद रखना, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है बच्चों। स्कर्वी एक ऐसा रोग होता है जिसमें मसूड़े छिल जाते हैं और उसमें से खून निकलने लगता है। अब ये किस में मिलता है, विटामिन सी सभी खट्टी पदार्थों में मिलता है। अब क्या क्या चीज़ें खट्टी होती है, जैसे अंगूर हो गए, आम हो गए, संतरा हो गया और ऐसे आंवला हो गया, इन सब चीज़ों में जितने भी फल स्वाद में खट्टे होते हैं, जो भी कोई वेजिटेबल खट्टी होती है जिसमें हल्का सा खट्टापन होता है, उन सब चीज़ों में क्या मिलते हैं, विटामिन सी मिलते हैं। इसके बाद है हमारा विटामिन डी।
विटामिन डी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन डी से हमारी हड्डियां मजबूत रहती है। अगर हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाएगी तो हमारे शरीर की जो हड्डियां होंगी वो कमज़ोर हो जाएंगी। और विटामिन डी हमारे शरीर में कैल्शियम और फॉस्फोरस को अब्जॉर्ब करने में सहायता करता है। जो हम जितना भी भोजन लेते हैं उससे जो कैल्शियम और फॉस्फोरस मिलता है, इसको अब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है? विटामिन डी। तो विटामिन डी की कमी से हम कैल्शियम और फॉस्फोरस को अब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, जिसकी कमी से एक बीमारी होती है। उस बीमारी का नाम है रिकेट्स। मैं यहाँ पर आपको लिख के दिखा रही हूँ। विटामिन डी की कमी से होती है रिकेट्स। रिकेट्स। अब विटामिन डी मिलता कहाँ पर है? विटामिन मिलता है आपको सुबह सुबह, जो बहुत मीठी मीठी और प्यारी सी धूप निकलती है ना, वहाँ से हमें विटामिन डी मिलता है। अब मैं आपको एक बार दोबारा बता रही हूँ कि विटामिन ए से क्या होता है। विटामिन ए से होती है विटामिन ए से होती है रतौंधी, यानी कि आंखों का रोग है ये। मैंने आपको पहले भी शायद बेरी बेरी बोलते होगा, बच्चों को करेक्ट कर लेना कि वो रतौंधी है। विटामिन सी से होती है स्कर्वी, और विटामिन डी से होती है रिकेट्स। और मैं आपको ये बता भी देती हूँ कि इसमें होता क्या है। दोबारा से बता रही हूँ, रतौंधी में आंखें कमजोर हो जाती है, जिसमें आंखों का दिखना, आंखों को पास का दूर का कमजोर हो जाती है, आंखों को दिखता नहीं। स्कर्वी में मसूड़े छिल जाते हैं, मसूड़ों से खून निकलते हैं। रिकेट्स में क्या होता है? सूखा रोग होता है, हाथ पैर सूख जाते हैं, क्योंकि जो विटामिन डी की कमी से हमारा जो शरीर होता है ना, कैल्शियम और फॉस्फोरस का एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाता। इसके बाद है आपका, एक टूर्नामेंट के दौरान विभिन्न समितियों की भूमिका बताइए। आपको ये बताना है कि एक 3 तरह की समितियां होती हैं। एक वो समितियां जो टूर्नामेंट से पहले कार्य करती हैं, एक वो समितियां टूर्नामेंट के समापन के बाद कार्य करती हैं, एक वो समितियां जो टूर्नामेंट के दौरान कार्य करती हैं। तो आपको बताना है टूर्नामेंट के दौरान विभिन्न समितियों की भूमिका बतानी है। सबसे पहले, किसी भी प्रतियोगिता को सफल बनाने के लिए जिस समिति को कार्य सौंपा गया है उसे सही ढंग से पूर्ण करें। सबसे पहला इसका भूमिका ये होती है कि किसी भी समिति को सफल बनाने के लिए, किसी भी टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए, कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जिस समिति को जो कार्य सौंपा गया है वो उसको सही ढंग से पूर्ण करे। तो आपको यहाँ पर 6 समितियाँ बतानी है, क्योंकि 1/2 × 6 है ना, तो आपको 6 समितियाँ बतानी। तो सबसे पहली समिति बता दो, आयोजन समिति। आयोजन समिति का काम क्या होता है बच्चों? आयोजन जो समिति होती है वो आयोजन करती है, वो ये देखती है कि सभी काम सही समय पर हो रहे हैं। फिर होती है एक प्राथमिक चिकित्सक समिति। प्राथमिक चिकित्सक समिति इस तरह की समिति होती है जो ये चेक करती है कि अगर टूर्नामेंट के दौरान कोई भी जो एथलीट होता है, अगर वो घायल हो गया है या उसको चोट लग गई है तो उसका इलाज करेगी। उसके बाद है भोजन तथा आवास समिति। भोजन तथा आवास समिति इस तरह की समिति होती है जो सारे एथलीटों के लिए भोजन उपलब्ध करवाती है, उनके लिए रिफ्रेशमेंट उपलब्ध करवाती है और उनके रहने का प्रबंध करती है। उसके बाद है आपकी परिवहन समिति। परिवहन समिति क्या कार्य करती है? परिवहन समिति टूर्नामेंट में जितने भी एथलीट भाग ले रहे हैं उनको स्थल तक पहुंचाती है, यानी कि जहां पर टूर्नामेंट होना है उस प्लेस तक उनको पहुंचाएगी और उनको वापस लेके आएगी। उसके बाद है आपकी सजावट और समारोह समिति। सजावट और समारोह समिति का काम ये होता है कि जहाँ पर टूर्नामेंट हो रहा है उसको सजाएगी, उसके बैनर्स बनवाएगी, लोगों तक प्रचार करवाएगी। एक होती है आपकी क्रय समिति। क्रय समिति इस तरह की समिति होती है, हमें जब भी टूर्नामेंट हो रहा होता है उस दौरान बहुत सारी वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है, तो उन वस्तुओं को तुरंत उपलब्ध करवाती है, जल्दी से जल्दी जाकर उन वस्तुओं को लेकर आती है और एथलीटों को उपलब्ध करवाती है, यानी खिलाड़ियों को उपलब्ध करवाती है। एक है आपकी खेल मैदान व उपकरण समिति। खेल मैदान और उपकरण समिति एक ऐसी समिति है जो क्या करती है? खेल मैदान को चेक करती है कि घास सही है, कहीं पर पत्थर नहीं है, मिट्टी को बराबर करेगी। उसके बाद वहाँ पर उपकरण, जितने भी खेल खेले जाने, यानी कि जो भी गेम्स होनी है उन सब के लिए जो जो इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत है उन सबको उपलब्ध करवाएगी। मैं एक बार आपका रिकॉल करवा देती हूँ। हमने 6 से ज़्यादा समिति पढ़ ली। सबसे पहले आपकी आयोजन समिति, जो आयोजन देखेगी। उसके बाद क्रय समिति जो जितनी भी वस्तुओं की आवश्यकता है उसको तुरंत उपलब्ध करवाएगी। उसके बाद है आपकी परिवहन समिति, खिलाड़ियों को टूर्नामेंट के प्लेस तक लेके जाएगी और उनको वापस लेके आएगी। भोजन तथा आवास समिति खिलाड़ियों को भोजन उपलब्ध करवाएगी, उनके रहने की जगह का इंतजाम करेगी। खेल मैदान समिति जो मैदान का रखरखाव करेगी और उसके बाद जितने भी खेल से संबंधित उपकरण है उसको मुहैया कराएगी। उसके बाद है आपकी प्राथमिक चिकित्सक समिति। प्राथमिक चिकित्सक समिति का काम क्या होता है? खेल के दौरान खिलाड़ियों को कई चोटें लग जाती है, कई बार खिलाड़ी जख्मी हो जाते हैं, तो उनका इलाज करेगी, उनको तुरंत डॉक्टर के पास ले जाएगी। अगर छोटी मोटी चोट है तो वहीं इलाज कर देगी। अगर किसी खिलाड़ी को ज़्यादा चोट लग गई तो उनको तुरंत चिकित्सक के पास लेके जाएगी। इसके बाद है सजावट समिति जो टूर्नामेंट के दौरान जितनी भी सजावट होनी है उन सबको देखेगी, समारोह करेगी, उसका मैनेजमेंट देखेगी। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 25। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन सही से समझ में आया हो।
इसके बाद है हमारा एक एथलीट के शरीर भार सूचकांक। भार सूचकांक को हम इंग्लिश में पढ़ते हैं बॉडी मास इंडेक्स यानी कि बीएमआई। बीएमआई को बोला जाता है बॉडी मास इंडेक्स, बीएमआई। अगर ऐसे लिखे तो कंफ्यूज मत होना, इसका मतलब भी यही होता है शरीर का भार सूचकांक। जिसका वजन 60 किलो, इसका वेट आपको दे रखा है 60 किलो, और इसकी ऊंचाई हाइट आपको दे रखी है 180 सेंटीमीटर। अब आपको इसका बीएमआई निकालना है। तो सबसे पहले ये 3 मार्क का आपको बताना होगा कि बीएमआई क्या होता है, उसके बाद आप इसका बीएमआई निकालेंगे। तो मैं आपको बताती हूँ बीएमआई क्या होता है। बॉडी मास इंडेक्स परीक्षण के दौरान द्वारा विद्यार्थी के स्वस्थ भार, शारीरिक संरचना के मूल्यांकन के लिए शरीर में मांसपेशियां और वसा के वितरण की गणना की जाती है। बॉडी मास इंडेक्स एक ऐसा मास इंडेक्स है जिसमें यह गणना की जाती है कि किसी व्यक्ति के अंदर मांसपेशियां और वसा का वितरण, यानी कि मांसपेशियां और वसा यानी फैट का वितरण कितना है, ये पता लग जाता है। उसका पता लग जाता है कि उसका जो शरीर है वो स्वस्थ है या फिर वो कमज़ोर है, उसके अंदर अल्प भार है, या फिर ये पता लगाया जाता है कि वो मोटापे का तो शिकार नहीं हो रहा। ये सब बीएमआई से पता लगाया जाता है। इसके बाद इसकी गणना की जाती है। इसकी गणना करने के लिए एक सूत्र होता है बच्चों, इसका सूत्र हम इस तरह से लिखते हैं बीएमआई। तो बीएमआई को करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, आप जो भी शरीर का भार है वो केजी में लेंगे, उसके बाद जो भी हाइट से उसको मीटर में करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे और इसका स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको जो वेट दे रखा है 60 kg और आपको हाइट सेंटीमीटर में दे रखी है। तो इसको मीटर में बदलने के लिए आप 100 से इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ भी आप डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1.8। फिर यहाँ पर स्क्वायर दिया है तो 1.8 को आप 2 बार लिखेंगे क्योंकि वैल्यू में क्या है आपके स्क्वायर, आप मल्टीप्लाई कर देंगे। 60 का 60, 18 का स्क्वायर होता है 324। क्योंकि यहाँ पर बच्चों 2 बार है पॉइंट, तो 2 डिजिट के आगे पॉइंट आ जाएगा। ये हो गया आपका 60/3.24। फिर आपको इसको क्या करना है, सिर्फ सिंपली डिवाइड करना है। और अगर आप इसको डिवाइड कर लेते हो और आपका आंसर जो 18 से नीचे निकलता है तो इसका मतलब है कि वो बच्चा जो है जिसका भी ये बीमारी है, ये एथलीट है, वो क्या है अल्प भार से पीड़ित है। अगर उसका 18 से ज़्यादा है तो 18 से और 25 के बीच में यानी कि वो स्वस्थ है, और अगर वो 25 से उसका बीएमआई ज़्यादा है तो उसका मतलब क्या है, उसके अंदर पोषक तत्वों की अधिकता है यानी कि वो अधिक भार से पीड़ित है। 18 से या 17 से कम आएगा तो वो उसका अल्प भार है, अगर 25 से ज़्यादा आएगा तो अधिक भार है, और 18 से लेकर 25 का आएगा तो ये वो स्वस्थ है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आप इसको काट लेना, मतलब सॉल्व कर लेना। ये आपकी वैल्यू है इधर 60 को आपको काटना है 3.24 से और आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद है प्लेट टैपिंग टेस्ट के उद्देश्य और प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। आपको बताना है प्लेट टैपिंग टेस्ट क्या होता है, उसके उद्देश्य क्या और उसकी प्रक्रिया की व्याख्या करनी है। तो प्लेट टैपिंग टेस्ट एक ऐसा टेस्ट होता है जिसमें किसी भी एथलीट के हाथों की क्षमता को चेक किया जाता है और उसके कोऑर्डिनेशन को चेक किया जाता है। इसमें छात्रों के हाथों के बीच का जो कोऑर्डिनेशन है उसको देखा जाता है, उनके छात्रों की हाथों की गति कितनी है इसको देखा जाता है। अब इसकी इसकी प्रक्रिया क्या होती है, इसकी प्रक्रिया के लिए सबसे पहले हमें एक टेबल लेना है। टेबल इतना ऊंचा होना चाहिए जो छात्र की लंबाई के अनुसार हो, जिसमें वो क्या कंफर्टेबल महसूस कर रहा हो। बीच में हमें एक आयतकार कोई भी कपड़ा या कुछ भी रख देना है। उसके बगल में हमें 2 प्लेट्स रखनी है और छात्रों को क्या करना है, जल्दी जल्दी एक प्लेट को दूसरी जगह जैसे इसको यहाँ जल्दी जल्दी इनको करना है और तकरीबन उसे ये 25 बार करना है। फिर चेक किया जाता है वो कितने समय में ये 25 बार कर पा रहा है। अगर वो कम समय में 25 बार यानी कि 25 बार या 25 बार से अधिक कर पा रहा है तो इसका मतलब उसके हाथों का समन्वय बहुत अच्छा है। अगर वो नहीं कर पा रहा तो इसका मतलब है कि उसके हाथों की गति और समन्वय में थोड़ी समस्या है। समझ में आया। प्लेट टैपिंग टेस्ट जिसमें आपको एक मेज लेना है, मेज एथलीट के अनुसार हो यानी कि उसकी लंबाई के अनुसार हो। बीच में एक आपको आयतकार कोई कपड़ा या कुछ भी ब्लॉक रख देना है, वो ब्लॉक किसी का भी हो सकता है, कोई पत्थर कोई कपड़ा कुछ भी हो सकता है। फिर आपको 2 प्लेट्स लेनी है और 2 प्लेट्स को ऐसे जल्दी जल्दी करके हिलाना है, ये वाली प्लेट और इधर, ये वाली प्लेट इधर। तो इस पूरी प्रक्रिया को प्लेट टैपिंग टेस्ट कहते हैं। इसके बाद है आपके अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के कार्य क्या है, किन्हीं 3 कार्य के बारे में विस्तार से बताना है। तो सबसे पहले आप ये बताएंगे बच्चों कि अंतर्राष्ट्रीय समिति है क्या और इसका गठन कब हुआ था। तो अंतर्राष्ट्रीय समिति का गठन 23 जून, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन 23 जून 1894 को हुआ था। अब इसके 3 कार्य बताने,
इसके सबसे पहले इस समिति का कार्य क्या है और कोई भी 3 कार्यों का विस्तार से बताएंगे, मतलब अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहला इसका जो कार्य है वो ये है कि खेल और खेल प्रतियोगिताओं के संगठन, विकास, समन्वय को प्रोत्साहित करना। खेल और खेल प्रतियोगिताओं का संगठन, खेल प्रगतियों का जो संगठन है उसका विकास करना, खेलों के बीच समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन का विकास करना, खेलों को प्रोत्साहित करना, इसका पहला कार्य। इसका दूसरा कार्य है खेल को मानवता की सेवा में रखने और इसे इस तरह शांति को बढ़ावा देना। खेलों के बीच मानवता की सेवा रखने, खेलों के बीच शांति बनाए रखना, यानी कि लोगों के अंदर खेल भावना का विकास करना। खेल भावना का विकास करने से तात्पर्य है कि एथलीटों के अंदर ऐसी भावना का विकास करना जैसे एथलीट ईमानदारी से खेले, भाईचारा रखे, किसी से दुश्मनी कायम ना करे। अगर वो हार जाएं तो हार को खेल भावना के तहत बहुत आसानी से स्वीकार करें, मतलब दुश्मनी ना बांधे किसी से। इसके बाद है इसका एक और कार्य है जो है मानव और पुरुष के बीच में पुरुषों और महिलाओं के बीच में समानता पैदा करना इसका कार्य है कि खेल के द्वारा, खिलाड़ियों के द्वारा पुरुष और महिला के बीच में समानता स्थापित कर सके, लिंग को समान करना। मैं आपको दोबारा बताती हूँ, उसका पहला कार्य है खेल भावना का विकास करना, लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, खेलों के संगठन का विकास करना यानी खेल संगठन को बढ़ावा देना, मानवता की सेवा करना, शांति बनाए रखना, इसके कुछ कार्य हैं। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 27, जिसमें शैली एक राष्ट्रीय स्तर की फुटबॉल खिलाड़ी है। वह अपने मोहल्ले में एक फुटबॉल टूर्नामेंट आयोजित करने की सोच रही है। 23 टीमें उसके टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए तैयार है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देकर फिक्चर बनाने में शैली की मदद करें। तो हमें मदद करनी है शैली की। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, मैचों की गणना करने का सूत्र है n-1। यहाँ पर जो आपका n-1 है वो है सही आंसर, क्योंकि हमें यह करना पड़ता है, पहले सम संख्या लेनी पड़ती है और उसके बाद हम विषम संख्या पे जाते हैं। इसके बाद है टूर्नामेंट में राउंड 3 में कितने मैच होंगे। टूर्नामेंट में राउंड 3 में ये n-1, ये टूर्नामेंट में राउंड 3 में कितने मैच होंगे। टूर्नामेंट में राउंड 3 में 4 मैच होंगे। इसके बाद है टूर्नामेंट में कितने राउंड होंगे। टूर्नामेंट में 5 राउंड होंगे, ये आपकी बुक में बना हुआ है। उसके बाद है दूसरे राउंड में कितनी 22 दी जाएंगी। दूसरे राउंड में बच्चों 22 तो 9 दी जाएंगी, पर इसमें ऑप्शन है नहीं आपका 9 का, तो 22 तो 9 दी जाएगी। अगर 23 टीमें खेल रही है तो 22 9 ही दी जाएंगी। इसके बाद है तीसरी बाई किस जगह पर दी जाएगी। तो ये इस तरह से दी जाती है, मैं आपको एक बार बना के दिखाती हूँ। यहाँ पर होगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। तो ये जो पहले और लास्ट में बाई दी जाती है, ये दोनों आपस में खेलेंगे, ये दोनों आपस में खेलेंगे। इसमें से एक जो विजेता निकलेगा वो इसके साथ खेलेगा, ये दोनों आपस में खेलेंगे। इसका जो विजेता निकलेगा, ये बाई है बेटा और ये बाई है। तो यहाँ पहली बाई दी गई, यहाँ पर दूसरी बाई दी गई, फिर यहाँ पर जो 7 वाली टीम होगी उस पर बाई दी जाएगी। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि तीसरी बाई कहाँ पर दी जाएगी। तो इसको ना हम ऐसे इसको क्वार्टर्स में बांट देते हैं। पहला क्वार्टर है, फिर ये दूसरा है, उसके बाद ये पहले क्वार्टर का जो होता है ना, पहला और दूसरा मिला के हाफ बनाता है, फिर तीसरा और चौथा बना के फिर हाफ बनाते हैं। तो पहले वाले का ऊपरी अर्ध के शीर्ष पर, ऊपरी अर्ध के शीर्ष पर, ऊपरी अर्ध के सबसे नीचे, ऊपरी अर्ध के सबसे नीचे, निचले अर्ध के शीर्ष पर, निचले अर्ध के ऊपरी अर्ध के शीर्ष पर। तो आप ये लिख सकते हो ऊपरी अर्ध के, वैसे तो ये यहाँ पर दी जा रही है, अब इसका इंग्लिश में एक बार पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या लिखा है। द टॉप ऑफ अपर हाफ, द बॉटम ऑफ अपर हाफ, द बॉटम ऑफ अपर हाफ, द टॉप ऑफ अपर हाफ। तो आप ये लिख लो द बॉटम ऑफ अपर हाफ, जो बी है वो सही होगा। इसके बाद है आपका वरिष्ठ नागरिकों की गति और सहन क्षमता को नापने के लिए किन परीक्षणों का उपयोग करोगे, इस पर चर्चा कीजिए। इसके बाद है बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 28, जिसमें पूछा गया है वरिष्ठ नागरिकों की गति और सहन क्षमता को मापने के लिए किन परीक्षणों का उपयोग करोगे, इस पर चर्चा करो। आपको बताना है किन परीक्षणों का उपयोग करना है। 2.5 और 2.5 2 में बटा हुआ है, तो हमें बताना है किन परीक्षणों को। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे व्यक्ति की कार्य क्षमता में कमी आने लगती है, इसलिए वृद्धावस्था के दौरान व्यक्ति शारीरिक रूप से कमजोर होने लगता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है व्यक्ति शारीरिक रूप से कमजोर हो जाता है, तो उनके अंदर
जो मांसपेशियां हैं वो भी कमज़ोर हो जाती है। तो इस कमज़ोरी को नापने के लिए, इन जितनी भी मांसपेशियों की जो कमज़ोरी है इनको नापने के लिए हम विशेष प्रकार के टेस्ट करते हैं। तो जो हमारा सबसे पहला टेस्ट होगा इस विशेष प्रकार के, इसमें 4 तरह के टेस्ट होते हैं। जो पहला टेस्ट होता है वो होता है चेयर स्टैंड परीक्षण। पहला टेस्ट कौन सा बच्चों? आपका चेयर स्टैंड परीक्षण। स्टैंड परीक्षण, इसमें परीक्षण का उपयोग करोगे, इस पर चर्चा करो। स्टैंड परीक्षण, अब जो परीक्षण इसलिए किया जाता है, किसी भी जो वरिष्ठ नागरिक होता है उसके शरीर के निचले भाग की शक्ति को नापने के लिए, विशेषकर पैरों की शक्ति को नापने के लिए हम चेयर स्टैंड परीक्षण करते हैं। अब इस परीक्षण में हम करते क्या है? इस परीक्षण में हम एक चेयर होती है, वरिष्ठ नागरिक को चेयर पर बिठाते हैं और उनके दोनों हाथों को उनके कंधों पर लगवाते हैं। जैसे ये वाला हाथ जो आपका सीधा हाथ होगा वो उल्टे कंधे पर जाएगा और जो आपका उल्टा हाथ होगा वो सीधे कंधे पर जाएगा। ऐसे क्रॉस करके बैठ जाएंगे और उनको बार बार ऊपर नीचे बैठना होता है। यानी कि जब उनको संकेत मिलेगा कि आप खड़े हो जाओ तो आप खड़े हो जाएंगे, और जब उनको संकेत मिलेगा कि आप बैठ जाओ तो आप बैठ जाएंगे। और ऐसा उनको 30 सेकंड तक लगातार बार बार दोहराना है, और 30 सेकंड के अंदर उन्होंने जितनी बार दोहराया ये वो उनका स्कोर कहलाता है। उसके बाद आपका है बाजू मोड़ने का परीक्षण। बाजू मोड़ने का जो परीक्षण होता है वो विशेष तौर पर वरिष्ठ नागरिकों के ऊपरी भाग के हिस्से को मापने के लिए किया जाता है कि ऊपरी भाग के हिस्से में उनका कितना लचीलापन है, यानी कि उनके हाथ या बाजुओं की क्षमता कितनी है। इसको करने के लिए उनको क्या करना पड़ता है? उनको एक चेयर पे बिठा दिया जाता है। चेयर पे बिठाने के बाद उनको एक डंबल पकड़ाया जाता है। पुरुषों के लिए वो डंबल थोड़ा सा भारी होता है, जबकि महिलाओं का डंबल थोड़ा सा हल्का होता है, मतलब थोड़ा सा लाइट वेटेड होता है। उसके बाद उन्हें करना क्या होता है? उनको फिर से एक चेयर पे बिठाया जाता है, उनको एक डंबल पकड़ाया जाता है। जैसे कि ये उनका हाथ है, उनके हाथ को नीचे रख के उनमें डंबल होता है, और जैसे ही उनको संकेत मिलता है वो डंबल को ऊपर लाते हैं अपनी कोहनी की सीध में, फिर ऊपर लेके जाते हैं, और ऐसा वो तकरीबन बार बार करते हैं। अब 30 सेकंड के अंदर उन्होंने ये कितनी बार ये प्रक्रिया दोहराई, ये उनका स्कोर कहलाता है। जिन्होंने ज़्यादा बार दोहराई तो इसका मतलब है कि उनके शरीर जो है ऊपरी हिस्सा वो बहुत मजबूत है। अगर उन्हें कम दोहराई तो इसका मतलब है कि उनकी जो ऊपरी हिस्से की सहन शक्ति है, लचीलापन है, वो कम हो चुका है। इसके बाद आपका तीसरा है, तीसरे में जो तीसरा मेथड है उनकी क्षमता नापने के लिए चेयर सिट एंड रीच मेथड परीक्षण, जिसको चेयर सिट एंड रीच परीक्षण। इसमें क्या करना पड़ता है? इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो नीचे की भाग की लचक को चेक करने के लिए किया जाता है कि नीचे के भाग में उनके लचक कितनी है। तो इसको चेक करने के लिए उनको एक चेयर पे बिठाया जाता है, फिर उनके जो पैरों को ना बार बार खुलवाया जाता है। पैरों को खुलवाने का मतलब है परीक्षण के ऐसे करके ये पैर ले बैठे, खुलवाया जाएगा, फिर सीधा किया जाएगा, फिर मुड़वा दिया जाएगा। पहले ऐसे बैठे ना, फिर उनको ऐसे सीधा करवाया जाता है, फिर दोबारा ऐसे करवाया जाता है, फिर सीधा करवाया जाता है, फिर ऐसे करवाया जाता है, फिर यानी घुटने मुड़वा के एक बार ही फिर घुटने को सीधा स्ट्रेच करना है। और 30 सेकंड के अंदर वो कितनी बार कर सकते हैं तो पता लग जाता है कि उनके पैरों में लचक कितनी। उसके बाद आपका आखिरी टेस्ट है, इस टेस्ट को बोलते हैं बैक स्क्रैच परीक्षण। इसका परीक्षण मुख्य उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों के कंधों की लचक का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है कि उनके कंधों के अंदर कितनी लचक है, यानी कि ऊपरी भाग के अंदर कितनी लचक है। इसके लिए बैक स्क्रैच परीक्षण। इस परीक्षण को करते कैसे? पहले जो वरिष्ठ व्यक्ति है उसको सीधा खड़ा कर दिया जाता है, उसका जो ये पीछे बैक का हिस्सा है बेटा, ये पीठ है, ये पीछे खड़ा कर दिया। उनका जो एक हाथ है ये यहाँ से ऐसे आएगा, दूसरा वाला हाथ आगे से आएगा और दोनों आपस में क्रिस क्रॉस कर लेंगे और उसको बांधने का प्रयास करना है, यानी कि उनको जोड़ना है। जिसका हाथ अच्छी तरह से जोड़ पाएगा, इसका मतलब है कि उसके शरीर में लचक ज़्यादा है। जिसका हाथ आप एक दूसरे से मिल नहीं पाएगा और बहुत ज़्यादा गैप रहेगा, इसका मतलब उनके शरीर में लचक कम है। पहला वाला टेस्ट था आपका, मैं आपको चारों टेस्ट एक बार दोबारा बता देती हूँ। सबसे जो पहला आपका टेस्ट था वो था चेयर स्टैंड परीक्षण, चेयर स्टैंड परीक्षण। दूसरा टेस्ट था आपका बाजू मोड़ना परीक्षण। तीसरा टेस्ट था बच्चों आपका चेयर सिट एंड रीच परीक्षण। चौथा टेस्ट था आपका बैक स्क्रैच परीक्षण। आप वीडियो को पॉज करके प्लीज़ इनके नाम साथ के साथ आप नोट बनाते जाए और उसके लिखते जाए। इसके बाद है आपका एक 62 वर्षीय महिला के ऊपरी शरीर की ताकत तथा लचीलेपन को नापने के लिए एक परीक्षण को बताइए। शरीर अभी हमने पढ़ा कि लचीलेपन, ऊपरी भाग के लचीलेपन का टेस्ट होता है बैक स्क्रैच परीक्षण। इसको करने के लिए वही एक व्यक्ति उल्टा खड़ा हो जाएगा पीठ की साइड से, उसका एक हाथ इस तरफ से आएगा, एक हाथ ऊपर की तरफ से आएगा और दोनों को आपस से बांधने का प्रयास करेंगे। अगर वो हाथों का आसानी से बांध पाए तो उसका मतलब है कि उनके ऊपरी शरीर में ताकत है और लचीलापन है। अगर वो नहीं बांध पा रहे, उन दोनों के बीच में गैप कम है, तो इसका मतलब है कि उनके ऊपरी शरीर में लचीलापन नहीं है, लचीलेपन में कमी है।
अब है आपका क्वेश्चन नंबर 29, जिसमें पूछा गया है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शारीरिक गतिविधियों के महत्व की व्याख्या कीजिए। शारीरिक गतिविधियों को उनके लिए सुलभ बनाने के लिए आप कौन सी 3 रणनीतियों का उपयोग करेंगे। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे इस प्रकार के बच्चे होते हैं जिनमें किसी न किसी प्रकार की कोई ना कोई विकलांगता पाई जाती है, चाहे वो विकलांगता सुनने की हो, चाहे वो विकलांगता देखने की हो, या फिर पैरों की विकलांगता हो, या शरीर में किसी भी तरह की कोई भी कमजोरी हो, यानी कि शरीर में किसी भी तरह की अपंगता हो। इस तरह के बच्चों को विशेष आवश्यकता वाले बच्चे कहते हैं। अब शारीरिक गतिविधियों का इनके लिए महत्व बताना है। शारीरिक गतिविधियों से इनका शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होता है, मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है, एकाग्रता में सुधार होता है, व्यवहारात्मक सुधार होता है, ये काफ़ी अच्छे दूसरों के साथ व्यवहार कर पाते हैं, सामाजिक कौशलों का विकास होता है, ये दूसरों के साथ अच्छे से सोशल हो पाते हैं, आत्मसम्मान में वृद्धि होती है। ये तो इसके कुछ महत्व थे, मैं आपको दोबारा बताती हूँ। स्वास्थ्य में सुधार होता है, मानसिक में सुधार होता है, एकाग्रता बढ़ती है, सामाजिक कौशलों में सुधार होता है, उसके बाद है आत्मसम्मान में वृद्धि होती है, और किस में सुधार होता है आपका, व्यवहारात्मक, यानी कि बिहेवियर अच्छा होता है। अब बताना है कि इनको सुलभ करने के लिए, यानी कि शारीरिक गतिविधियों को उनके लिए सुलभ बनाने के लिए आप कौन सी 3 रणनीतियों का उपाय करेंगे। सबसे पहले हम ऐसी रणनीतियां बनाएंगे जो उनकी रुचि के अनुसार हो, उनकी आयु के अनुसार हो और उनकी लिंग के अनुसार हो। ये सबसे पहला पॉइंट हो गया कि आप कौन सी 3 रणनीति बनाएंगे। पहली रणनीति है कि हम उनकी आयु के अनुसार बनाएंगे, उनकी रुचि के अनुसार बनाएंगे और उनके लिंग के अनुसार बनाएंगे। फिर दूसरा हम ऐसी रणनीति अपना सकते हैं, हम शिक्षकों को प्रशिक्षित कर सकते हैं। ऐसे बच्चों के लिए अलग प्रकार के शिक्षक आते हैं जो पहले से प्रशिक्षित होते हैं इन बच्चों को पढ़ाने के लिए, इन बच्चों को। फिर तीसरा है, दूसरे बच्चों को हम इन बच्चों के प्रति संवेदनशील बना सकते हैं ताकि वो इन बच्चों के प्रति गलत व्यवहार ना करे, उनकी समस्याओं को समझे और उनकी मदद करे। मदद करने का मतलब ये नहीं कि उनको ऐसा महसूस करवाए कि आप अपाहिज है। कहने का मतलब है कि उनको ये महसूस करवाए कि आप दुनिया से अलग नहीं हो, आप भी हमारा ही हिस्सा हो। एक और आपका तीसरा पॉइंट आप ये लिख सकते हो कि खेल नियमों में हम संशोधन, अगर आप जो विशेष आवश्यकता वाला बच्चे है वो खेलों में भाग लेना चाहते हैं तो हम खेल नियमों में कुछ संशोधन कर सकते हैं ताकि उस बच्चे का आत्मसम्मान बना रहे और शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से वह स्वास्थ्य व मानसिक सुधार कर सके। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 30, जिसमें है मोटापे को परिभाषित कीजिए और मोटापे को ठीक करने के लिए किन्हीं 2 आसनों का प्रयोग कीजिए। मोटापा क्या होता है बच्चों? मोटापा एक ऐसी अवस्था है जिसमें जो व्यक्ति के अंदर जितने पोषक तत्व चाहिए उससे ज़्यादा पोषक तत्व जब उसके शरीर में चले जाते हैं तो ऐसी स्थिति को मोटापा कहते हैं। मोटापे में जब हम भोजन करते हैं तो भोजन के दौरान हम बहुत सारे पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब करते हैं। इसमें से जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाता है और ये हमारी बॉडी में जाके एक जगह स्टोर हो जाता है। अगर इसका उपयोग ना किया जाए तो ये हमारी बॉडी में स्टोर हो जाएगा, ये हमारे शरीर को फुला देगा और शरीर में जाके जमा हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से आलस आता है, तनाव महसूस होता है, और आलस आता है, तनाव महसूस होता है, जो त्वचा होती है ढीली पड़ जाती है, सूखी रहने पड़ती है। और आज के टाइम पे ना ये विश्वव्यापी समस्या बन चुकी है मोटापा, जिसमें शरीर में बहुत ज़्यादा मात्रा में फैट यानी कि वसा इकट्ठा हो जाता है। ये विश्वव्यापी समस्या है मोटापा, जिसकी वजह से हाइपरटेंशन यानी उच्च रक्तचाप जैसी बीमारियां, तनाव, शरीर में भारीपन, कब्ज, इस तरह की कई बीमारियां शरीर में हो जाती है। अब इससे पूछा गया है कि मोटापे को सही करने के लिए, मैं एक बार आपको दोबारा बता देती हूँ मोटापा क्या होता है। मोटापा शरीर की वह स्थिति होती है जिसमें शरीर में वसा की मात्रा बहुत अधिक स्तर तक बढ़ जाती है। मोटापे के कारण बहुत सारी बीमारियां, मधुमेह, अतिरिक्त रक्तदाब, कैंसर, गठिया, जोड़ों का दर्द, इस तरह की बीमारियां शरीर के अंदर उपजने लगती है। मोटापे में जो आपका एक पोषक तत्व है जिसको हम वसा बोलते हैं वो बॉडी के अंदर स्टोर हो जाता है। अब इसको ठीक करने के लिए कोई 2 आसन बताने, वैसे तो बहुत सारे आसन हैं। जैसे आपका सबसे पहला आसन है ताड़ आसन, फिर आप कटी चक्रासन का उपयोग कर सकते हैं, हलासन कर सकते हैं, उष्ट्रासन कर सकते हैं, सूर्य भेदन प्राणायाम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ताड़ आसन। ताड़ आसन कैसा होता है? ताड़ आसन में आपको क्या करना होता है बच्चों, जिसको मोटापा है तो वो खड़े हो जाएंगे अपने पंजों के बल और अपने हाथ को नीचे से लाते हुए ऊपर की ओर स्ट्रेच करेंगे, ऊपर लेके जाएंगे और अपने पंजों के बल खड़े हो जाएंगे। ताड़ासन आपको पूरी तरह से बताना है कि ये कैसे करते हैं। अब इसके लाभ क्या है? इसके लाभ ये है कि फेफड़ों को सुदृढ़ एवं विस्तृत बनाता है, हाथ पैरों को मजबूत करता है, आत्मविश्वास में वृद्धि करता है, कद में वृद्धि करता है
और शरीर को मजबूत और सुडौल बनाता है, आलस्य को दूर करता है। अब इसकी क्या क्या इसमें कॉन्ट्रडिक्शन में पूछी है, इसके विपरीत संकेत क्या भी है, इसको कब नहीं कर सकते। बीमारी या ऑपरेशन के तुरंत बाद हमें ताड़ासन नहीं करना चाहिए या किसी भी तरह के आसन तुरंत नहीं करने चाहिए। सिर दर्द या फिर किसी का लो ब्लड प्रेशर हो तो उसको भी ये वाला ताड़ासन नहीं करना चाहिए। ये मैं लिख देती हूँ ताड़ासन। इसके बाद आप कौन सा आसन कर सकते हैं, मैं आपको कटी चक्रासन पहले ही बता चुकी हूँ, आप वो लिख सकते हो, कटी चक्रासन आप कर सकते हैं, या फिर आप कपालभाति कर सकते हो, या फिर आप हलासन कर सकते हो। हलासन करने के लिए क्या होता है, हलासन करने के लिए पहले एक व्यक्ति को सीधा लेट जाना होता है, उसके बाद सीधा लेट जाएगा, उसके बाद वो अपने पीछे वाले हिस्से को ऊपर लाते हुए नीचे टांगों की ओर ऐसे करके कर लेगा। पीछे वाले हिस्से को टांगों को ऊपर लाते हुए और सिर से पीछे ले जाके ऐसे कर लेगा। इसको कुछ देर तक ऐसे ही करना है। ये होता है चक्रासन। अब इसके लाभ क्या क्या होते हैं, ये मधुमेह के मरीजों के लिए अच्छा होता है, वो कम करता है, मोटापे को कम करता है, तनाव और थकान को निपटने में मदद करता है। ये आसन सिर दर्द में भी फायदा करता है। अब इसको कौन सी स्थिति में नहीं करना चाहिए, जब किसी को गर्दन में चोट लगी होती है तो ऐसी स्थिति में वो हलासन ना करे। किसी को हाई ब्लड प्रेशर है या अस्थमा है तो भी वो हलासन ना करें। अब इसके बाद है आपको क्वेश्चन नंबर, इसी का ऑप्शनल है, आप चाहे तो ये करें चाहे ये करें। तो अब हम शुरू करते। जीवन शैली संबंधित रोगों में, नहीं बच्चों ये ऑप्शनल नहीं है, ये आपको मुझे लगता है दोनों ही करने हैं, या तो यहाँ लिखा नहीं है ऑप्शन। एक बार हम दोबारा से इसका वो पढ़ लेंगे इंट्रो। तो यहाँ पर क्या लिखा है वो इंस्ट्रक्शन पढ़ लेंगे। जीवन शैली संबंधित रोगों में से कौन सी बीमारी सांस लेने में दिक्कत से संबंधित है। तो जीवन शैली रोगों में से एक बीमारी आपकी उच्च रक्तचाप भी है, मोटापा भी है, मधुमेह भी है। ये सब बीमारी आपकी जीवन शैली संबंधी रोग है। तो इसमें पूछा गया है कि ऐसी बीमारी जो सांस लेने से संबंधित है। सांस लेने से संबंधित हमारी अस्थमा बीमारी है बच्चों। अस्थमा में क्या होता है, किसी व्यक्ति को प्रॉपर तरीके से सांस नहीं आती। तो इस बीमारी के लिए सुझाए गए, सांस लेने में दिक्कत है, मधुमेह है, इस बीमारी में सुझाए गए कि नहीं 2 आसनों को बताना और उसके विपरीत संकेत भी लिखने, कॉन्ट्रडिक्शन। तो आप इस बीमारी को दूर करने के लिए क्या कर सकते हैं। सबसे पहले ताड़ आसन के कारण क्या होते हैं। कभी कभी ये इनहेरिडिटी यानी कि क्या बोलते हैं इसको, अनुवांशिक भी हो सकता है, किसी पदार्थ से एलर्जी के कारण भी हो सकता है, धुएं के कारण भी हो सकता है, किसी परफ्यूम की खुशबू किसी से सहन नहीं होती तब भी अस्थमा की बीमारी हो जाती है। तो कोई 2 आसन बताने जिससे सही हो सकता है। आप इस पर ताड़ासन का उपयोग भी सही जाएगा, उष्ट्रासन भी कर सकते हैं, और इसमें हम कपालभाति भी कर सकते हैं, अनुलोम विलोम भी कर सकते हैं, और आपका भुजंग आसन भी कर सकते हैं, जो आपको सही लगे। ताड़ासन मैंने आपको ऊपर बता दिया, आप बिल्कुल वही लिख दीजिए। उसी का एक कॉन्ट्रडिक्शन यानी कि विपरीत स्थितियाँ, जब ऑपरेशन हो, उच्च रक्तचाप हो, गर्भावस्था की स्थिति हो, या तो आप ऐसे लिख सकते हैं सब में कि ऑपरेशन के तुरंत बाद ना करें, किसी बीमारी जैसे कि उच्च रक्तचाप हो तो ना करें, मधुमेह हो तो ना करें, या फिर सांस लेने संबंधी कोई बीमारी हो तो भी, ज़्यादा हो तो ना, डॉक्टर की सलाह पर करें। अब इससे कपालभाति मैं बता देती हूँ आपको कपालभाति कैसे करना है। कपालभाति करने के लिए हमें ये बहुत सारी बीमारियों में काम करता है कपालभाति। कपालभाति करने के लिए पहले हम ध्यान की मुद्रा में बैठ जाएं, अपनी रीढ़ की हड्डी को एकदम सीधा रखें, अपनी आंखों को पूरी तरह बंद कर ले और अपने शरीर को एकदम हल्का छोड़ दे। गहरी सांस ले, जिससे हमारा जो पेट है, इस समय हमारा पेट बाहर की ओर होना चाहिए, मतलब जो ऊपर वाला हिस्सा जब हम सांस लेंगे, नीचे वाला पेट अंदर की ओर खींचेगा और बाहर वाला पेट बाहर की ओर खींचेगा। फिर इस सांस को क्रमशः क्या करें, धीरे धीरे करके अंदर ले और फिर धीरे धीरे करके छोड़ दे, और ये आपको बार बार करना है। इस प्रक्रिया को कपालभाति कहा जाता है। अब इसके लाभ क्या होते हैं। सबसे पहला लाभ है ये पाचन को मजबूत करता है, डायबिटीज के मरीजों के लिए बेहतर है, और अस्थमा को ठीक करेगा ही करेगा, क्योंकि अस्थमा को ठीक करने के लिए कर रहे हैं। कपालभाति योग से मन को शांति मिलती है, शरीर फुर्तीला होता है और थकान को कम करता है। अब इसके कॉन्ट्रडिक्शन क्या है, यानी कि इसकी सावधानी क्या है। सबसे पहले सावधानी ये है, जिसको रीढ़ की हड्डी में समस्या हो वो इसको ना करे, ठीक है। दूसरा, मासिक धर्म के दौरान इसको ना करें, यानी कि पीरियड्स के दौरान इस वाले योग को नहीं करना चाहिए। तीसरा, जिसको हृदय संबंधी रोग यानी कि हार्ट से संबंधित कोई बीमारी वो भी ना करें। जिसका पेट का ऑपरेशन अभी अभी हुआ है वो भी इसको ना करें। और आप ये भी लिख सकते हैं, जिसका किसी प्रकार का ऑपरेशन तुरंत हुआ है तो ऑपरेशन के बाद किसी भी तरह का आसन नहीं करना चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो सही से समझ आई हो और ये जितने भी क्वेश्चन है वो समझ में आए हो। अगर आपको वीडियो समझ आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।